गवर्नर साहब जेन्युइन टेरिटरी के, उन्होंने जो हमारे टेलीविजनों का रेट 45,000 31,000 किया है, उसी तर्ज पर हम भी अपना जम्मू कश्मीर का रेट लेना चाहते हैं। जो हमारे साथ जो लोग रेट रिटायरमेंट हो रहे हैं, 31 तारीख को उनके ऑर्डर को रोका जाए जब तक परमानेंट नहीं हुआ है। जो लोग घर गए उनको भी बुलाया जाए। साथियों, हमारा आंदोलन और बढ़ेगा। हमारे साथी जितने भी हैं डिपार्टमेंटों में रोडों में उतरेंगे। वहीं दूसरी तरफ कठुआ में भी पीएचई डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन परमानेंट करने की मांगों को लेकर डेली वेजर्स हड़ताल पर बैठ गए हैं। पीएचई के डेली वेजर्स ने कहा है कि 9,000 में कैसे गुजारा होगा। गरीब डेली वेजर्स की आवाज आम जनता तक पहुंचाने के लिए, और ये जो बहरे हमारे लीडर बैठे हैं, नेता बैठे हैं, उनके कानों तक पहुंचाने के लिए एक स्तंभ का काम करते हैं। मीडिया का ही हमारा जो बड़ा क्रम था, नेशनल मीडिया, आपने देखा कि कभी भी मैक्सिमम 99% हमारी न्यूज़ नहीं लगाई जाती है। अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो आम लोगों तक हमारी आवाज़ जो है वो नहीं पहुंचती। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जो हमारी पीएचई यूनाइटेड फ्रंट द्वारा 72 घंटे की कॉल की गई है, उसके मुताबिक जो कल हमारा जम्मू में प्रोटेस्ट था, एक प्रोग्राम था, आपने देखा कितनी बड़ी संख्या में डेली वेजर जम्मू में इकट्ठा हुए और सीएम हाउस का सेक्रेटरीट का घेराव किया गया। सरकार ने, प्रशासन ने बड़ी कोशिश की, बड़ी फोर्स डिप्लॉय की, लेकिन डेली वेजर्स की ताकत को कोई भी फोर्स रोक नहीं पाई। मैं दो पॉइंट पर गल करूँगा जी। एक तो जी सरकार कमेटी बना दी है, ये पर सानू यकीन नहीं है, क्योंकि पिछले 30 साल दी जी कमेटियां क्या बनाई, डेली वेजर के पल्ले कुछ नहीं पाया, इस करके सानू इस कमेटी पर कोई यकीन नहीं है। दूसरी चीज़, लद्दाख के विच अगर सैलरी वधी सकती डेली वेजर की, तो क्या जम्मू कश्मीर च वधी सकती? क्या ये कोई बाहरली कंट्री है? इस करिए गौरमेंट यही चेतावनी देना चाहते हैं कि जी 72 घंटे हड़ताल रखी दी है, ये को अगे भी हो सकती है। जय हिंद, जय भारत। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? लगातार डेली वेजर्स लंबे वक्त से अपनी मांगों को लेकर मुजाहिरा कर रहे हैं, लेकिन अब तक इंतजामिया का क्या रुख इस मसले पर देखा गया? देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से डेली वेजर 72 घंटे की स्ट्राइक पर है, इसको लेकर वो लगातार जगह जगह जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे कश्मीर हो, जम्मू हो, यहाँ पर प्रदर्शन लगातार जारी है। आज भी सिविल सचिवालय का घेराव करने के लिए सैकड़ों की तादाद में जो डेली वेजर थे वो आए, लेकिन पुलिस ने उन्हें ठीक लगभग 200 मीटर पहले ही सिविल सचिवालय से पहले उनको रोक दिया। इनका यही साफ तौर पर कहना है कि अब तक जो कमेटी कंस्टिट्यूट की है वो कमेटी इनको मंजूर नहीं है, और अगर कमेटी बनानी ही है, उन्होंने कहा है हम एक शर्त डालेंगे हम कि अगर जिस तरह से लद्दाख के पैटर्न पे डेली वेजर्स को उनको बेनिफिट्स दिए गए हैं, उनका वेजेस बढ़ाया गया है, तो सेम हमारे को भी उसी कंडीशन, वैसी कंडीशन हम पे भी लागू हो, देन हम इस कमेटी को जो है वो हम इसको कुछ मानेंगे। अदरवाइज कमेटियां पहले भी बहुत बनी है तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। दूसरी बात यह है कि अगर हम बात करें SRO 64 के तहत ये लोग रेगुलराइजेशन की जो पॉलिसी है उसको लागू करने की मांग कर रहे हैं। उसके अलावा रिटायरमेंट पॉलिसी है जो है उसको भी इनको उसका बेनिफिट भी दिया जाए। साथ साथ ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द एक नया ऑर्डर के तहत इनके लिए जो रूल फ्रेम किया जाए ताकि इनको बेनिफिट्स मिले, और साथ ही साथ जो लोग अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं उनको भी जो रिटायरमेंट जो बेनिफिट्स हैं वो सारे दिए जाएं। बहुत लंबे वक्त से ये लोग काम कर रहे हैं। 9,000 रुपये अभी वेतन इनको मिलता है, और उस 9,000 वेतन में घर चलाएं, बच्चे पढ़ाएं, शादियां करें बच्चों की, या खुद को गुजर बसर करें, हेल्थ कंडीशन फैमिली की है उसे देखें, ये तमाम इनका कंसर्न है। लगभग 60,000 डेली वेजर्स हैं अलग अलग विभागों के, लेकिन सबसे अधिक जो है वो जल शक्ति विभाग और बिजली विभाग में है। तो बड़ी बात यह है कि इस समय जो परमानेंट मुलाजिम है उनकी भारी कमी है महकमों में। ज्यादातर महकमे डेली वेजर्स के ही सिर पे चल रहे हैं, और अभी भी इनका यही साफ तौर पे कहना है जो अफसरान सेक्रेटरीट में बैठे हैं या फिर इनके मुद्दों को लेकर जो है वो प्लानिंग करते हैं, वो खुद 2.5-3 लाख जो है तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन वही लोग जो हमसे पूरे दिन काम लेते हैं तो हमें 9,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। इस बीच कई लोगों की डेथ्स हो गई हैं, उन्हें वहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं मिला। कईयों को जो है वो बहुत मेडिकल इमरजेंसी के तहत उनको जरूरत पड़ती है पैसों को, तब भी बेनिफिट नहीं होता है। कई बड़ी गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाए तब भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो काम ये लोग सरकारी विभाग का करते हैं, बिजली पानी घर घर तक पहुंचाते हैं, तो इन्हीं को ही जो है कंसिडर नहीं किया जा रहा है। वहीं पिछली सरकारें भी हों, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अगर हम यहाँ पर एलजी प्रशासन की बात करें, उनका भी उन्होंने एक लंबा वक्त देखा, उनके द्वारा भी कुछ खास इनको जो बेनिफिट नहीं दिए गए।
उसको लेकर अब जो है एक बार फिर से ये उम्र उजाला सरकार के खिलाफ लामबंद हुए हैं। यही कहना है कि बजट सत्र जहां एक और चल रहा है, वहीं इनके लेकर कोई भी बात नहीं रखना। हालांकि सदन में डेली वेजेस को लेकर काफी हंगामा भी बढ़ता, कई बार बीजेपी के मेंबर्स ने उसको लेकर जो है वो प्रश्न उठाए, लेकिन एनसी वालों ने उल्टे ही बीजेपी पे प्रश्न उठा दिए कि जब आप एलजी प्रशासन के तहत यहाँ पे शासन कर रहे थे तब आपने डेली वेजेस का मुद्दा क्यों नहीं हल किया। अभी 3 से 4 महीने बाद एनसी क्यों प्रेशर बना रहे हैं। ओवरऑल सियासी लगातार इस तरह से बयान चलते रहे, लेकिन सबसे ज्यादा जो ट्विस्ट कौन रहा है वो डेली वेजेस पे चला है, जिसको लेकर अब जैसे उन्होंने 72 घंटे की कॉल अभी दी है, इसको लेकर कई जगह पर अब जो है वो पानी की समस्या आना शुरू हो गई है। अगर इनके मुद्दे नहीं हल होंगे तो आगे और भी लंबी स्ट्राइक पर जा सकते हैं, लेकिन सरकार इस समय यही परेशान है कि करेगा कैसे, क्योंकि आगे ऑलरेडी सरकार की ट्रेजरी में अगर सरकारी खजाने की बात करें वो काफी ज्यादा कमी है। ऊपर से अगर इनको परमानेंट करते हैं फिर कुछ इनके लिए पॉलिसी लाते हैं तो उसके लिए भी सरकार को अतिरिक्त पैसे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो सरकार के पास है नहीं। ऊपर से इनके लिए जो आप कह सकते हैं कि पॉलिसी ड्राफ्ट करने के बाद जो ये लोग कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी की जाए, उसको लेकर सरकार इस समय बहुत असमंजस में करे तो करेगा। जी बिल्कुल ख्वाहिश, जिस तरह तस्वीरों में देखने को मिल रहा है, इस बार बड़ी तादाद में लोग मुजाहिरा कर रहे हैं, हड़ताल पर बैठ गए हैं, साथ ही साथ ख्वातीन भी इस बार इसमें शामिल हो रही हैं। ऐसे में आपकी बातचीत के मुताबिक अब आगे क्या कुछ सख्त कदम मुलाजमीन की तरफ से उठाए जाते हैं अगर सरकार का कोई सख्त रुख नहीं देखने को मिला तो? जी देखिए, साफ तौर पर यही कहना है कि अभी तो ये लोग खुद आए हैं, आगे अपने बच्चों को और परिवार महिलाओं को जो है अपनी माताओं को बुजुर्गों को लेके आएंगे। इससे पहले भी 3 दफा इस तरह के एहतजाज कर चुके हैं जहाँ के परिवारों के भी लोग इनके पास आए, क्योंकि पहले इनका एक बहुत बड़ी समस्या थी, इनकी जो पुराने वेतन थे वो लंबे वक्त के पेंडिंग थे, तो उसको लेकर भी इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन किए। हालांकि इनको फिर बाद में वो रिलीज की गई पेमेंट्स, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पिछले वेजेस भी बहुत ज्यादा पेंडिंग है, जो कि उनको 9,000 मिलता है वो भी वक्त पे नहीं मिलता है। अभी एक वो भी इशू है, दूसरा रेगुलराइजेशन की मांग है, रिटायरमेंट की जो बेनिफिट्स है वो है, और उसके अलावा जो भी सरकार एक बेनिफिट देती है वो इनको देने की इन्होंने कहा कि अब हम लोग रिटायरमेंट की कगार पे हैं, कई लोग रिटायर भी हो गए हैं, खाली हाथ घर जाते हैं, क्या लेके जाएंगे। पूरी 25 साल 30 साल हम विभाग को देते हैं, उसके बाद हमें कुछ नहीं मिलता है। काम भी हम सरकारी महकमों का करते हैं, सरकार के विभागों को चलाते हैं, लोगों तक जो है सुविधाएं पहुंचाते हैं। चाहे कोरोना काल हो, उसमें भी जिस तरह से लोग घरों में रहते थे, लेकिन ये लोग तब भी जो शैक्षिक सर्विसेज के तहत सर्विसेज दे रहे थे। तो ये कहना है कि हम लोग जो है बड़े गरीब गुरबत लोग हैं, बड़े दूर दराज के लोग हैं। अगर अब आप बात करें यहाँ पर पुंछ से, राजौरी से, डोडा किश्तवाड़ भद्रवा से, कठुआ के बनी से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और हजारों का किराया खर्च के वो इन प्रदर्शनों में शामिल होने आ रहे हैं। आप सोच लीजिए कि 9,000 रुपये की तनख्वाह में वो कैसे इतना ट्रैवल करें, और कई लोग तो इतने गरीब गुरबत है कि उनके पास यहाँ रहने की जगह भी नहीं है, खाने के पैसे भी नहीं होते हैं। इस हालात में यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं सिर्फ इसलिए कि उनको जो आगे अपना फ्यूचर जो है थोड़ा वो सिक्योर कर पाए, लेकिन सरकार इसको लेकर अभी कंसर्न नहीं है। 6 महीने का टाइम यकीनन कमेटी को दिया, लेकिन इससे पूर्व में भी कई सारी कमेटी बनी है, तो कोई ठोस नतीजा नहीं मिला है उनको। तो ऐसे में इनको ऐसे लग रहा है कि सरकार ने तो सिर्फ लॉलीपॉप दे दिया 6 महीना सिर्फ निकालने के लिए। इस बीच अब ये कह रहे हैं कि हम किसी भी सरकार के इस तरह की मंशा में हम नहीं इन्वॉल्व होंगे जहां पर वो हमें गुमराह करने की कोशिश करेंगे, हम गुमराह होते रहेंगे। हम एक साथ अभी उठे हैं, खड़े हुए हैं, तो हम प्रदर्शन भी करेंगे। हालांकि जब हमने आज सुबह डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी से डेली वेजेस के लिए बात की, तो उन्होंने यही कह दिया कि यहाँ पर बड़े सारे डेली वेजर ऐसे हैं जो दूसरी सियासी पार्टियों के इशारे पर जो है वो एनसी सरकार को कह रहे हैं, तो वो लोग हमारे रडार पे हैं, तो हम उन लोगों को देख लेंगे। इस तरह का थ्रेटन भी जो है डिप्टी सीएम ने आज 3 सारे डेली वेजर्स को किया है। हालांकि सियासी खूब सारी हो रही है, लेकिन फिर सिर्फ यहाँ पे डेली वेजर है। जी बिल्कुल। ख्वाहिश, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे किन किन इलाकों में इस दौरान इस वक्त ये मुजाहिरा जारी है? देखिए, आज हमारे पास जो तस्वीरें आई हैं जम्मू में तो हमने देखा, इसके अलावा कठुआ से भी हमारे पास तस्वीरें आई हैं। पहले लेकिन हम बात करें सांबा, पुंछ, उधमपुर, रियासी, हर छोटे छोटे ब्लॉक पे जो है वहाँ पर छोटे हर लेवल पे जो है प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और सबको को अब यही लग रहा है कि अभी वक्त है अब एक साथ हम लामबंद हो जाए सरकार के खिलाफ, ताकि सरकार को प्रेशर बिल्ड हो सके। तो इसको लेकर जो जिस तरह से 72 घंटे की स्ट्राइक ली हुई है उसका असर कई जगह दिखने को सामने आ रहा है। बड़ी जगह ऐसी है जहाँ पर पानी की सप्लाई नहीं पहुंची है, लोगों को पानी की किल्लत होना शुरू हुई है। वहीं अब आगे अगर ऐसे ये लोग स्ट्राइक पर रहते हैं तो देन और ज्यादा मुश्किल होगी, खासतौर पर जैसे सूखे इलाके हैं या फिर ऐसे ऊपरी इलाके हैं जहाँ पर पानी की सप्लाई बहुत मुश्किल से पहुंचती है, फिर टैंकर से पहुंचती है, वहां पर आगे जो है वो पानी के लिए बहुत आगे लोगों को मुश्किल जो है उसको फेस करना पड़ सकता है अगर स्ट्राइक जल्दी खत्म नहीं होती है। फिलहाल कोई एडमिनिस्ट्रेशन कोई नुमाइंदा इनसे मिलने तो नहीं आया, लेकिन इनका लगातार जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है वो जारी है। कल भी हमने देखा था सीएम हाउस को घेराव किया था, आज ये लोग सिविल सचिवालय की ओर आए थे और काफी देर वहाँ पे धरने पे बैठ रहे और कुछ लोग वहाँ बात करें। बिल्कुल ठीक है ख्वाहिश, तो आज जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।
वहीं आज पूरे मुल्क में अलग अलग जगहों पर इमाम अली की शहादत का दिन मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कारगिल में अंजुमन जमात उल-उलमा इस्ना अशरिया की तरफ से एक बड़ा मातमी जुलूस निकाला जा रहा है, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की है। इस जुलूस में शामिल अकीदतमंदों ने इमाम अली की शहादत पर नोहा ख्वानी सीना खूबी करते हुए नम आंखों से इमाम अली को खराज अकीदत पेश की है। तस्लियत और ताज़ियत पेश करना चाहता हूँ। आज का दिन तमाम आलम इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत का दिन है। आज पैगम्बर इस्लाम के जानिशीन, पैगम्बर इस्लाम के वसी और खलीफा बिला फ़ासिल अली इब्न अबी तालिब के यौम शहादत है। ये वो अली कि जिसने काबे में विलादत पाई और मस्जिद में शहादत। 21 रमज़ानुल मुबारक को दर्जे शहादत पर फाइज हुए। 19 मुहर्रम की रात को अमीर अल मोमिनीन को। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे फिरोज जुड़ गए हैं। फिरोज, इमाम अली की शहादत का आज दिन है और बड़ी तादाद में देखा जा रहा है कि लोग शामिल हुए हैं। क्या कुछ इंतजाम है, किस तरह से जो ये मातमी जुलूस है वो निकाला जा रहा है? देखिए सदफ, इस वक्त अगर हम बात करें करगिल खास की, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 1 बजे से ही जो मातमी जुलूस का जो सिलसिला है, खास तौर पे 21वीं रमज़ान है आज और शहादत हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को लेकर मातमी जुलूस जो है वो यहाँ पे निकाले जा रहे हैं। इस वक्त अगर मैं करगिल खास की अगर मैं बात करूँ, 1 बजे के करीब मातमी जुलूस का सिलसिला यहाँ पे मुसलसल जारी हुआ था, जहाँ एक तरफ अंजुमन जमात उल-उलमा इस्ना अशरिया करगिल की जानिब से जो मातमी जुलूस है वो 1 बजे यहाँ पे निकाले गए थे और 3 बजे यहाँ पे इनकलाब मंजिल में जो है वो एहतमाम पजीर हुए हैं। और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे इमाम खोमेनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल की जानिब से जो मातमी जुलूस है वो आप भी यहाँ पे बरामद किए जा रहे हैं और जिसको लेकर कहीं ना कहीं दूर दराज इलाकों से जो लोग हैं वो हुजूम के शक्ल में इस वक्त जो है बाजार में दाखिल हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जिला इंतजामिया की तरफ से भी खास तरीके के जो इंतजाम हैं वो इस मौके पर यहाँ पे रखे गए हैं, क्योंकि 21वीं शब को लेकर जो मातमी जुलूस यहाँ पे निकाले जाते हैं उसको लेकर लद्दाख पुलिस के जो जवान हैं और ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि SSP खुद स्पेशली यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जिस तरीके से जो 2 बड़ी अंजुमनें हैं यहाँ पे उनकी तरफ से जो मातमी जुलूस यहाँ पे निकाले जा रहे हैं उसका खास ख्याल यहाँ पे रखा जा रहा है। और इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे रखा गया है ताकि लोगों को किसी भी तरह का अगर किसी को फर्स्ट एड की जरूरत हो तो उनके लिए खास तरह के इंतजाम यहाँ पे देखे जा रहे हैं। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि करगिल के मुख्तलिफ इलाकाजात में दुनिया के दीगर मुकामात की तरह जो मातमी जुलूस है खासतौर पर वो इस वक्त करगिल खास में यहाँ पे निकाले जा रहे हैं। और इस वक्त जिस तरीके से 3:12 के आसपास जो वक्त हुआ जाता है यहाँ पे, उसके मद्देनजर जो मातमी जुलूस है वो यहाँ पे निकाले जा रहे हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे हजारों की तादाद में जो लोग हैं, जो अदादार हैं, वो अपनी खुद नम आंखों से इमाम अली को जो है वो यहाँ पे खराज अकीदत यहाँ पे पेश कर रहे हैं। जी सदा बिल्कुल। फिरोज, साथ ही साथ इमाम अली की कितनी अहमियत को लेकर लोग जागरूक हैं और किस तरह उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डाल रहे हैं, उनकी तालीमात को लेकर क्या कुछ जो बयानात है वो लोगों को बताए जा रहे हैं, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए सदर, जिस तरीके से अगर हज़रत इमाम अली की जो जिंदगी रही है वो काफी अहम रही है, खासतौर पे उनका काफी इंपॉर्टेंस रहा है इस्लाम के अंदर। उस चीज को लेकर इमाम अली की लाइफ हिस्ट्री को लेकर जो है अक्सर हमने देखा है कि जिस तरीके से 19वीं शब की बात करिए, 21वीं शब जो आज है और 23rd शब को जो है खासतौर पे उनकी शहादतों का दिन है। और उसके अलावा भी हम देखते हैं कि अक्सर मस्जिदों में जो है खासतौर पे इमाम अली की राह जिंदगी पर लोगों को चलने की यहाँ पे जो है वो हिदायत दी जाती है कि इमाम अली के जो लाइफ स्टाइल है उसको लोग फॉलो करें यहाँ पे। तो उसके अलावा भी हम देखते हैं कि अक्सर जो तबलीगात का जो सिलसिला यहाँ पे जारी रहता है, चाहे हम अंजुमन जमात उल-उलमा इस्ना अशरिया की बात करें या ट्रस्ट करगिल की बात करें, तो इन चीज़ों का जो सिलसिला है वो मुसलसल यहाँ पे जारी रहता है और कहीं ना कहीं जो है लोग उन चीज़ को फॉलो करने की यहाँ पे कोशिश यहाँ पे करते हैं। और जिस तरीके से आज शहादत है, तो शहादत के हवाले से हम देख रहे हैं कि सुबह से ही खासतौर पे जो इमाम अली की जो हालात ज़िंदगी है उसके भी जो है जो स्कॉलर्स हैं, हमारे इस्लामी स्कॉलर्स हैं, जो उलमा हजरात हैं, वो यहाँ पे रोशनी यहाँ पे डाल रहे थे। और इस वक्त जिस तरीके से आज उन्हीं का ही शहादत का दिन है, तो कहीं ना कहीं आज पूरी दुनिया में जो है हर कोने में जो है इमाम अली को याद किया जा रहा है, उनकी शहादत को याद किया जा रहा है। लोग जो है पूर्ण आंखों को उन्हें अलविदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है फिरोज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की।
और वहीं इमाम अली की यौम शहादत के मौके पर वादी कश्मीर के ज़दीबल में इफ्तार और सहरी का अहतमाम किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर सियाह एसोसिएशन के लोकल डोनर्स के साथ मिलकर सहरी और इफ्तार का अहतमाम किया जा रहा है। इस इफ्तारी में तकरीबन 15,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जो इफ्तार के लिए इमामबाड़ा ज़दीबल में इकट्ठा होंगे। साथ ही इशा की नमाज के बाद इमाम अली की सीरत पर तकरीर का अहतमाम होगा, जो कि पूरी रात यानी कि सहरी तक जारी रहेगा। मोमिन अली इब्न अबी तालिब का यौम वफ़ात है, यानी 21 रमज़ान। तो 19 रमज़ान से इमाम बारगाह मरकज़ी इमाम बारगाह ज़दीबल में मजलिसों का एहतमाम किया जाता है आल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन की तरफ से। मौलाई मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि। तो हर जगह पे इस मुनासिबत से अज़ा और मरासी की महफ़िलें और मजालिस का इनेकाद हो रहा है। और यहाँ पर भी साल से ये पहली बार नहीं है कि मरकज़ी इमाम बारगाह ज़दीबल में कोई नियाज़ हो इस दिन पर। यानी बहुत से सालों से क़दीम ज़माने से इट हैज़ हिस्ट्री कि यहाँ पर इस रोज़ यानी जो भी अज़ादार यहाँ पे आते हैं, दूर दराज इलाकों से आते हैं, कस्बात से आते हैं, उनके लिए सहरी का इंतज़ाम होता है यहाँ पे। देखिए, इंसान की प्रॉब्लम किस चीज़ में है, इंसान के अंदर जो खामियां है वो दूर करने का वाहिद रास्ता तकवा और परहेजगारी है। और तकवा और परहेजगारी का जो नमूना है, जो चेहरा है, वो सिर्फ मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हमें चाहिए है कि मौला अली के नक्श कदम पे चले और तकवा और परहेजगारी हासिल करें। आज में भी यहाँ इमाम बारगाह ज़दीबल में हर साल होता है आल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के बैनर तले शब शहादत मौला अमीरुल मोमिनीन और तीनों शब कदर का एहतमाम किया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबसे कबूल करे। वस्सलाम वालेकुम। श्रीनगर में एहतजाज का दौर जारी है। आज आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ जबरदस्त मुजाहिरा किया है। इस दौरान मुजाहिरीन शेर कश्मीर पार्क में जमा होकर सरकार के खिलाफ एहतजाज किया। इस दौरान मुजाहिरीन ने सरकार पर हर महीने 5,000 रुपए भत्ता देने में नाकामी पर नाराजगी जाहिर की है। मुजाहिरीन ने कहा है कि मुनासिब सैलरी वक्त पर न देने से जिंदगी का गुजर बसर मुश्किल हो रहा है। दूसरी बात ये जो आप मीटिंग का बोल रहे हैं, जो यहाँ पे हुई आज मुनक़िद हुई है, ये सिर्फ सुंबल से नहीं थे, दे आर फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट्स, ये सारे डिस्ट्रिक्ट से आए थे। और इसका मेन काज ये था कि आपको हाल ही में पता है कि सरकार ने एक कदम उठाए हैं। उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है कि जिसमें सीजनल कैजुअल्स और डेली वेजर्स के लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनेगी। उसके लिए उन्होंने 6 महीने का टेन्योर दिया है। और इस ज़िम्मन में हमने ये कहा है कि ये जो सीजनल लेबर्स हैं, सीजनल लेबर्स सिर्फ 5 मंथ्स के लिए वेज ले रहे हैं, जबकि ये काम साल के लिए कर रहे हैं, कहीं पे 8 महीने के लिए, कहीं पे 9 महीने के लिए काम कर रहे हैं। और बासित चेयरमैन इस कमेटी का मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हम 8 महीने या साल के लिए काम कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट में, हमारे साथ क्यों इस्तेसाल हो रहा है, हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है कि हमें सिर्फ 5 महीने का वेज मिल रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि यह एहतजाज लगातार जारी है। लोगों की तरफ से इस दौरान एहतजाज किया जा रहा है। साथ ही साथ लोग अब इंतजामिया से मुदाखलत की अपील कर रहे हैं और सरकार से भी अपनी मांगों को पूरा करने की अपील कर रहे हैं। श्रीनगर में एहतजाज का दौर लगातार जारी है। आज आंगनबाड़ी वर्कर्स ने भी सरकार के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया है। इस दौरान मुजाहिरीन शेर कश्मीर पार्क में जमा हुए और वहां सरकार के खिलाफ जमकर एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने सरकार पर हर महीने 5,000 रुपए भत्ता देने पर नाकामी पर नाराजगी जाहिर की है। इसके अलावा मुजाहिरीन ने कहा कि मुनासिब सैलरी वक्त पर न मिलने से जिंदगी का गुजर मुश्किल हो रहा है। इस दौरान मुश्किलात लोगों को पेश आ रही है, जहां अब लोगों ने इंतजामिया से भी मामले में मुदाखलत की अपील की है। अब रुकने वाला नहीं, अगर हमारी जान भी चली जाएगी, क्योंकि वैसे भी घर में हमें इज्जत की नजरों से देखा ही नहीं चाहते। हमें घर में भी कहा जाता है कि 5,000 पर आप क्या क्या करोगे, 5,000 में हमारे बच्चे नहीं पलते, 5,000 में हमारा, आप महंगाई की बात कीजिए। मैं बोलती हूँ आप मार्केट जाइए और देखिए, अगर 5,000 में कुछ आता है तो हमें बोले कि नहीं आपके घर जो है वो 5,000 में चलेंगे।
अनंतनाग जिले के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्दी और पुराने ट्रेडिशन को जिंदा रखते हुए लीच थेरेपी का सहारा ले रहे हैं, जो कि एक मशहूर यूनानी इलाज है जो कई बीमारियों से राहत देता है। इस विरासत के हिस्से के तौर पर बड़ी तादाद में लोग जोक थेरेपी करवाने के लिए यूनानी अस्पतालों और ट्रेडिशनल हीलर्स का रुख करते हैं, जो स्किन डिजीज, डेंटल प्रॉब्लम्स, नर्वस डिसऑर्डर्स और सूजन के इलाज में बहुत मददगार होती हैं। साथ ही साथ लोगों के लिए मुफीद साबित हो रही हैं। इस थेरेपी में गंदे खून को निकालने के लिए मेडिसिनल लीचीज का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ट्रेडिशनल मेडिसिन से ब्लड क्लॉटिंग के तौर पर जाने वाली इस लीच थेरेपी को इसके थेरेपेटिक बेनिफिट्स के लिए भी पहचान मिली है। लीच का जो ट्रेडिशन है हमारे यहाँ, हमारे फोक कल्चर को ये पहले ही पता है कि लीच इस सीज़न में डिटॉक्सिफिकेशन का असर ज़्यादा रखती हैं। और हमारी जो पुरानी किताबें हैं, तो पुरानी किताबों में हमारा जिक्र ये मिलता है कि 2 सीज़न ऐसे हैं साल में कि जिनकी वजह से या जिनमें जिस्म में डिटॉक्सिफिकेशन का अमल जो है ज़्यादा बेहतर होता है। और उस सीज़न में एक तो ये सीज़न है बाहर का सीज़न, और दूसरा सीज़न जो है वो ये खज़ां का अवाइल माना जाता है। अब आप कहेंगे कि लीच क्यों डाली जाती हैं? देखिए, अक्सर मकसद जो हमारा लीच का ये है कि जब तक सेल्स में खून की सप्लाई वाफिर मकदार में होगी तब तक सेल की ज़िंदगी महफूज है। और जब सेल्स का जो खून का दौरान है वो कुछ कम हो जाए तो इसी का नाम डिजीज़ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। एक तरीके से टीवी आदाब। इसी तरह फ्रंट लाइन मुलाजमीन जो है सर महकमे जंगलात के सर, जो 24 घंटे दिन रात काम करते हैं सर, ड्यूटी दे रहे हैं सर। आज तक 120 मुलाजिम जो जंगलात के सर शहीद हुए हैं सर, ड्यूटी देते हुए सर। जब हम जान देते हैं सर पुलिस फोर्स का, बाकी इनकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है सर। इनकी तनख्वाहें जो बाकी इनका रिस्क अलाउंस बाकी चीजें जो होती है सर, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। शुक्रिया सर। अली मोहम्मद डार साहब। मिनिस्टर साहब का मशकूर हूं कि उन्होंने फरवरी के महीने में बड़गाम जिले की एक रिव्यू मीटिंग ली, और उस वक्त जो रह गया तो मैं इसी पर बात करूंगा सर। कैडोरा में एक इरिगेशन डिवीजन का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वहां के लोगों को एक तो पांपोर डिवीजन जाना पड़ता है, कुछ एरियाज को श्रीनगर जाना पड़ता है, कुछ को ओमपोरा बड़गाम और कुछ को नारबल जाना पड़ता है। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूं वहां एक डिवीजन का बंदोबस्त किया जाए। दूसरा सर, मार्वल लिफ्ट इरिगेशन स्कीम एक बहुत ही अच्छी और कामयाब स्कीम है, जिससे हजारों एकड़ ज़राई खेतों को पानी मिलता है।
सर पिछले 20 सालों से वो जो कनाल के किनारे हैं उन पर कोई मरम्मत नहीं हुई है और वहाँ काफी डैमेज भी हुआ है। इसका पंप भी कोई चेंज नहीं किया गया। मैं गुजारिश करूंगा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को इस कनाल की तरफ खास तवज्जो कीजिए ताकि आगे जो आइंदा जो सीजन आने वाला है तो उस वक्त किसी दिक्कत का सामना न करना पड़ेगा। दूसरा सर एक एरिया है हमारा रक्षालना, टेंगन, शालना, सुमरबुग, लाजम, केन्यामा, पोहरू और इसके साथ कहीं भी इलाके हैं अक्सर सैलाब की ज़द में आती हैं। वहाँ जब फसल काटने का टाइम आता है, शाली फसल, तो वहाँ मामूली बारिशों से पानी जमा होता है। तो मैंने लास्ट टाइम भी उनको रिक्वेस्ट किया, डिपार्टमेंट ने एक प्रोजेक्ट बनाया है डिवाटरिंग का। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि उसको मंजूरी दी जाए। दूसरा सर एक एरिया है बडीपोरा, खामपुर सराय, ब्रायरगुंड, पुलत्र, चक सरदार, कंसरमुल्ला, हयातपुरा, काजीपुरा, वामपुरा और भी बहुत से देहात है। आप जानते हो यूस मर्ग से इनको पानी मिलता है, खैंची कनाल से। अक्सर बेशतर मेरे ख्याल में 50-60 साल से वहाँ हमेशा तनाजा रहता है। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा जो रिवायत है वहाँ पानी की, एक ही बार वहाँ मसला खत्म कीजिए ताकि दोबारा वहाँ हमें जाने की जरूरत न पड़े। सर दूध गंगा, शाली गंगा और तुलबरन ये फ्लड कैनाल्स है इलीगल माइनिंग से पांजन और चाडूरा के करीब वहां उन्होंने काफी नुकसान किया है। उसके जो किनारे हैं वो खिसक गए। खुदा न खास्ता अगर 14 की तरफ दोबारा सैलाब फिर से आया तो पता नहीं कितनी रहायशी मकान उसमें जाएंगे। मैं गुजारिश करूंगा वहां पर वो जो किनारे हैं उनकी मरम्मत होनी चाहिए। सर पीएचई डिपार्टमेंट अभी यहाँ मैडम ने बता दिया कि बगैर किसी सोर्स के वाटर ऐसे ही स्कीमें बना दी। ओवरहेड टैंक भी खड़ा कर दी गई, फिल्ट्रेशन प्लांट भी बना दिए गए, मगर सोर्स ऑफ वाटर कहीं पर नहीं है तो वो पैसा ही जाया हो जाएगा। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा, अभी भी वक्त है, अगर वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेंगे और मेहनती भी है ऑनरेबल मिनिस्टर, मुझे उम्मीद है अगर उनके लिए कोई सोर्स ऑफ वाटर का बंदोबस्त किया जाए ताकि वो स्कीमें दोबारा चालू हो जाएंगी। और भी वहाँ एरिया है जहाँ पानी का कोई बंदोबस्त ही नहीं है, बागपुरा है, टुटीपोरा है, तो उनके लिए कोई स्कीम बननी चाहिए। सर चाडोरा टाउन है, अभी भी वहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है। जब हम एक टाउन को पानी नहीं दे सकते हैं तो हम लोगों को क्या बता सकेंगे। कुजवेरा गौहरपुरा में 1 साल पहले फिल्ट्रेशन प्लांट बना है, मामूली डिस्प्यूट है सर, बिल्कुल लॉक लगा है। अगर इसको 5-6 महीने के अंदर अंदर हम नहीं खोलेंगे वो लॉक, मुझे लगता है उसको जंग लग जाएंगे अंदर, पता नहीं 1 करोड़ का खर्चा हुआ है। मामूली शायद मेरे ख्याल में कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट बकाया है, वो उसने लॉक लगा दिया है। ऐसे छोटे मसाइल, वो दरियाई जहलिम के पानी, ऐसे ही गंदा पानी वही इनको पीना पड़ता है, उसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। सर अभी जो यहाँ फयाज साहब ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात की, वो 2015 में जो मतलब तब तक तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लकड़ी देता है लोगों को, डिपो भी 5-5, 6-6 डिपो एक कानचुवंसी में थे, जिसको फिर कॉरपोरेशन के हवाला कर दिया गया। मैं भी चाहता हूँ कि अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उसको वापस दिया जाए तो तब भी अगर 5-6 डिपो और खुल जाएंगे वहां ताकि लोगों को लकड़ी मिल जाएंगे। थैंक यू सर। श्री सुनील भारद्वाज। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब, आपने बोलने का मौका दिया। जितनी भी बातें यहाँ पे हुई JJM को लेके, मुझे लगता है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी उसमें कोई अलग नहीं है और
कंडीशन सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की वही है, मगर प्रयास ये रहना चाहिए कि अब आने वाले टाइम, क्योंकि गर्मियों का सीजन है, तो लोगों को पानी मिल जाए, उसके लिए मैं चाहूंगा कि डिपार्टमेंट अपना काम करे। लगभग 36 स्कीमें मेरे एरिया में भी है और उसमें से कोई कंप्लीट नहीं है। और इसमें मेरा अनुरोध ये भी है कि जो भी कंसर्न एमएलएज हैं वो इन स्कीम्स को मॉनिटर भी करें, और जब तक वो ऑथेंटिकेट ना करें, इनके फंड्स रिलीज ना किए जाए, ताकि वो एक बार वो सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट आप कंसर्न एमएलए से भी ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जब पीने के पानी की बात आती है तो हमारे चाहे सिटीज हो चाहे गांव हो, तो बड़ी जगह हम देखते हैं कि सिटीज हैव बिकम डंपिंग ग्राउंड, जहाँ तो डंपिंग एरिया रिवर्स के पास है। तो मुझे लगता है कि ऐसा, आज इधर कैंसर की बात हो रही थी या ऐसी वाटर बॉर्न डिजीजेस की बात हो रही थी, जब हम प्लास्टिक या गार्बेज पूरा रिवर बेड के पास डंप कर रहे हैं तो फाइनली वही हमारे घरों में आ